सो फ्रॉम दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक जिसका नाम है डेवलपमेंटल इकोनॉमी। इसमें टोटल आई थिंक 3 पार्ट आएंगे। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं अबाउट मी और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर सब पता है आपको, इसलिए पहला क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। बोला यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, विच वन इज करेक्ट, है ना। इनकम पॉवर्टी, ह्यूमन डेवलपमेंट पॉवर्टी या फिर दोनों। तो करेक्ट जवाब है दोनों को आइडेंटिफाई करता है यूएनडीपी। कैसे समझते हैं? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको एमपीआई बोलते हैं इनकम्पासेस बोथ इनकम पॉवर्टी विच रिजल्ट फ्रॉम लैक ऑफ मटेरियल वेलबींग और ह्यूमन पॉवर्टी जो इन्वॉल्व करता है डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लिव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। डेवलप्ड बाय यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इट टेक्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मेजर करने के लिए पॉवर्टी को बहुत सारे फैक्टर कंसीडर करता है। वेरियस डिप्रावेशन एक्सपीरियंस बाय पीपल इन देयर डेली लाइफ, जैसे कि पुअर हेल्थ, इनसफिशिएंट एजुकेशन और लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यूएनडीपी फोकस करता है इट्स एफर्ट ऑन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड पीस बिल्डिंग पे, पीस बिल्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस टू एड्रेस पॉवर्टी फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रहे नॉट करेक्ट पूछा है। और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम फॉर रिटेल ट्रेडर या शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए 4 ऑप्शन है। पहला, दोज हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 से 40 ईयर एलिजिबल है, बिल्कुल सही है। देयर एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, बिल्कुल ठीक। नेशनल पेंशन स्कीम्स मेंबर आर आल्सो एलिजिबल, नहीं, जो किसी अदर में पेंशन स्कीम में है ना वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। ये स्पेशली किसके लिए है, क्वेश्चन में बता दिया, ट्रेडर, शॉपकीपर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए। और इसमें मंथली मिनिमम एश्योर्ड पेंशन गारंटीड है जो कि है 3,000 रुपए। तो सी वाला हमारा नॉट करेक्ट है, यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी सारा कुछ उसी क्वेश्चन में ही था तो इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो ऑप्शन में दिया था बाकी 3 में। ठीक है, अगर कोई ईपीएफ, एनपीएस, ईएसआईसी या फिर पीएम एसवाईएम में है तो वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। और ध्यान रहे कि एप्लीकेंट शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंड किया एक पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिवली की बात कर रहा। तो सबसे पहले 1979 में अलग कमेटी ने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को आइडेंटिफाई किया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन का 1979 में जिसको चेयर कर रहे थे वाई के अलग साहब, है ना। इट रिकमेंडेड एंड कंस्ट्रक्टेड अ पॉवर्टी लाइन फॉर बोथ रूरल और अर्बन एरिया के लिए बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड रिलेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। द कमिटी रिकमेंडेड दैट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर एडल्ट कितना होना चाहिए, 2400 कैलोरी पर डे, और रूरल एरिया में कितना, 2100 कैलोरीज पर डे इन नहीं 2400 रूरल एरिया में और 2100 कैलोरीज पर डे इन अर्बन एरिया। अगला है दी आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी किसने दिया था। तो सही जवाब है ऑस्कर लिविस साहब ने दिया था। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, तुम्हें बताता चल रहा है ना। कल्चर ऑफ पॉवर्टी ऑस्कर लिविस ने दिया था 60s में बेस्ड ऑन हिज बुक इथनोग्राफिक रियलिस्ट बुक, है ना, जो एग्जामिन करता है फैमिली लाइफ अमॉन्ग द अर्बन पुअर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पॉवर्टी जो है इज बिलीव टू बी इन्फ्लुएंस बाय पीपल्स वैल्यू और कल्चरल नॉर्म। ये इन्फ्लुएंस करता है किसको, पॉवर्टी को। कैसे? आइडिया इज दैट इंडिविजुअल लर्न सर्टेन नॉर्म्स और एटीट्यूड वाइल ग्रोइंग अप इन इम्प्रोवाइज्ड फैमिली, और ये सारा कुछ उनके लाइफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज को सेव करता है। वैल्यूज जो वो इंटरनलाइज करते हैं ड्यूरिंग देयर अपब्रिंगिंग वो भी कंट्रीब्यूट करता है परसिस्टेंट ऑफ पॉवर्टी एज इंडिविजुअल टेंड टू कैरी दीज वैल्यू इनटू एडल्टहुड, जो इम्पेक्ट करता है उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट को। अगला है कि Consider the following statement about new national education policy approved by the Union Cabinet of India का 29 जुलाई 2020 को। तो ये ड्राफ्ट किया गया था बाय अ कमेटी जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। सही जवाब है। इट विल रिप्लेस द प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी विच हैज बीन फॉलोड फॉर द लास्ट 38 ईयर। देखो यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल जो है यूपीपीएससी पकड़ता है। यहाँ पे 38 ईयर नहीं 34 ईयर्स होना चाहिए, है ना। तो इसलिए आपको एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 कि उसको चेयर किसने किया था कमेटी को, के कस्तूरी रंजन। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि ये 34 ईयर के बाद आया है ना, इसको रिप्लेस किया। पिछली बार कब आया था 1986 में और मॉडिफाई किया गया था 1992। ठीक है,
अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है आपको। पहली बात, स्कूल एजुकेशन के बारे में क्या बात करता है कि 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए स्कूल में, कब तक, बाई 2030। अभी का जो 10+2 सिस्टम है ना, उसको रिप्लेस कर दिया न्यू 5+3+3+4 सिस्टम से, है ना। इसमें क्या है, 5 साल बच्चा 3 से लेकर 8 साल के ईयर में, है ना, गुजारेगा। फिर 3 साल का 8 से 11, फिर 11 से 14, और फिर 14 से 18 ईयर हमें 4 साल आएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे 3 साल से ही स्टार्ट कर दिया एजुकेशन, मतलब 3 to 6 ईयर को भी इंक्लूड कर लिया स्कूल करिकुलम में। वोकेशनल एजुकेशन का उन्होंने बोला कि क्लास 6 से ही उनको ऑप्शन मिल जाएगा इंटर्नशिप करने का, वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त करने का, और एटलीस्ट 5 ग्रेड तक, है ना, मदर टंग में ही उनको सिखाया जाए, बताया जाए। हायर एजुकेशन में उन्होंने ये बोला, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बोलती है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है 50% होना चाहिए बाई 2035। होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन एक फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम के साथ 3 या 4 साल का हो सकता है, विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, के बीच में किसी को छोड़ना हो तो छोड़ सकता है, जितना उसने किया है उसका उसको डिग्री मिल जाएगा। इवन वो स्विप भी कर सकता है, एक से दूसरे में जा सकता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू बी स्टेबलाइज टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, वही मैंने बताया ऊपर कि अगर स्विप करना चाहता है, चेंज करना चाहता है तो इन बिटवीन कर सकता है। इट ऑल्सो पेव्स द वे फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी को अपने इंडिया में कैंपस खोलने के लिए भी, है ना, उसने मंजूरी दे दी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हैव बीन यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया। तो हेड काउंट रेशियो भी यूज किया जाता है, कैलोरी इंटेक भी, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी, और पर कैपिटा इनकम, चारों के चारों जो है यूज किया जाता है पॉवर्टी को एस्टिमेट करने में। कैसे समझते हैं? हेड काउंट रेशियो मेजर करता है प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, या फिर स्पेसिफाइड इनकम थ्रेशोल्ड, एक पर्टिकुलर इनकम थ्रेशोल्ड बना दिया, मतलब फिक्स कर दिया कि इससे अगर कोई कम है तो गरीब माना जाएगा, पॉवर्टी लाइन के नीचे होगा। इन कंप्यूटिंग द हेड काउंट रेशियो, जिसको एचसीआर बोलेंगे, हेड काउंट रेशियो, इनिशियल स्टेप इन्वॉल्व करता है डिटरमाइनिंग द काउंट ऑफ इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यूजिंग 12 इंडिकेटर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के होते हैं, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं। और इसके बाद आफ्टर ऑब्टेनिंग द काउंट ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर इंडिविजुअल, देयर रेशियो टू ओवरऑल पॉपुलेशन इज दी हेड काउंट रेशियो। एक कैलकुलेट इस तरीके से किया जाता है। अभी इस सबको समराइज कर देता हूँ कि एचसीआर क्या होता है। हेड काउंट रेशियो की नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इससे क्या आ जाता है, हेड काउंट रेशियो आ जाता है। दूसरा करेक्ट है कि कैलोरी इंटेक के बेसिस पे भी, हाँ, है ना, हम डिसाइड करते हैं पॉवर्टी लाइन। मिनिमम डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट याद कीजिए, अलग कमेटी मैंने बताया 1979 में कितना बताया उन्होंने, 2400 और 2100 कैलोरीज पर डे, है ना। प्लानिंग कमीशन ने स्टेब्लिश किया है, मैंने बता ही दिया यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। नीति आयोग हैज नॉट येट रिलीज एनी न्यू गाइडलाइन ऑन कैलोरी इंटेक फॉर मेजरिंग पॉवर्टी। अब पता है आपको, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने, लेकिन अभी तक नीति आयोग ने कोई भी ऐसा, है ना, गाइडलाइन रिलीज नहीं किया है कैलोरी इंटेक फॉर मेजरिंग पॉवर्टी के रिगार्डिंग। तीसरा ऑप्शन भी सही है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये भी एक तरीका है पॉवर्टी लाइन मेजर करने का। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ इन इंडिया कंडक्ट करता है एक सर्वे हर 5 साल में कलेक्ट करने के लिए डेटा ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो इस सर्वे का सैंपल ऑफ हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री और कलेक्ट करता है डेटा उनका क्या, इनकम का, एक्सपेंडिचर और अदर कैरेक्टरिस्टिक। डेटा कलेक्ट किया जाता है एनएसएसओ द्वारा, जो यूज किया जाता है पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए। और चौथा जो है पर कैपिटा इनकम इज अ मेजर ऑफ द एवरेज इनकम ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा, हाँ, however it is not a very good measure of the poverty। तो यहाँ पे एक गलती हुई है ना जल्दबाजी में। ये जो चौथा ऑप्शन है ना, ये पर कैपिटा इनकम से हम ये बता नहीं सकते कि पॉवर्टी लाइन है ना कहाँ पे है। क्यों? क्योंकि आप समझो ना, कोई भी एक कंट्री है, जल्दबाजी में गलत हुआ, कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो उसमें 100 लोग हैं, एग्जाम्पल लेंगे बस, है ना। अब 100 लोगों में एक लोगों के पास, मतलब 1% ले लेते हैं, 100% लोग हैं, 100% में 1% के पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा है ना। तो ओवरऑल देखा जाए 100% का, तो पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा आएगा, लेकिन पॉवर्टी यहाँ पे पता कैसे चल रहा है कि सबके सब अमीर है? यहाँ पे तो केवल 1% अमीर है ना, बाकी 99% गरीब है ना। पॉवर्टी लाइन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दैट्स वाई पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ पैरामीटर टू आइडेंटिफाई, या फिर एक मेथड नहीं है जो एस्टिमेट पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा, यहाँ पे गलती हुई मेरे से, ये होगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। चौथा भी मैंने बता दिया, होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम।
तो करेक्ट जवाब है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इसी में आता है इम्यूनाइजेशन भी आता है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन भी आता है, बट फैमिली प्लानिंग जो है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में नहीं आता। और आई थिंक ये कब लॉन्च हुआ था, 1975 के टाइम पे। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, किसी क्वेश्चन में हमने किया था तो याद आया तो मैंने बता दिया आपको। एक मेजर नेशनल प्रोग्राम है जो एड्रेस करता है नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 6 ईयर, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड एडोलेसेंस गर्ल्स। ये प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, प्री स्कूल एजुकेशन, न्यूट्रिशन और हेल्थ एंड एजुकेशन। इम्यूनाइजेशन जो है वन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड अंडर द ICDS थ्रू द नेशनल हेल्थ मिशन एंड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि फैमिली प्लानिंग जो है कवर नहीं है, तो यहाँ ऊपर दिया गया है। विथ रेफरेंस टू द स्किल इंडिया कैंपेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया स्किल इंडिया कैंपेन कब, जुलाई 2015 में, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, मेन ऑब्जेक्टिव इस कैंपेन का था कि इंडिया के यूथ को ट्रेन करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बिल्कुल नहीं, उनको डिफरेंट स्किल सेट में, है ना, ट्रेन करने का था, ना कि केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो इसलिए दूसरा गलत, पहला सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं, आपको क्या ध्यान में रखना है, डेट ध्यान में रखना है, स्किल इंडिया कब लॉन्च हुआ था 2015 में, और उसका क्या पर्पज था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निधि, है ना, तो ये क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, ऐसा करके निधि जो है प्रोग्राम है। तो अब इसका फुल फॉर्म जैसे बता दिया, आपको पता चल गया होगा। प्रोग्राम ऑफ द निधि वाज स्टार्टेड फॉर स्टूडेंट टू बिगिन स्टार्टअप। ठीक है, इट एम इज टू फाइनेंशियली सपोर्ट 20 स्टूडेंट फॉर स्टार्टअप ईच ईयर एवरी। ठीक है, तो दोनों के दोनों करेक्ट है फैक्चुअली। तो इसका देखो फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, जो हेल्प करता है स्टार्टअप विथ इनिशियल इग्निशन फंडिंग देता है। कितना, 10 लाख। ठीक है, 20 स्टार्टअप थ्रू आउट दी कंट्री सिलेक्ट किए जाते हैं पर ईयर, और उन सबको मिनिमम 10 लाख का, है ना, इनिशियल या इग्निशन फंडिंग मिलता है। तो ये सारा कुछ बता ही दिया मैंने। स्टार्टअप निधि एम टू सपोर्ट 20 स्टूडेंट स्टार्टअप ईच ईयर फाइनेंशियली, कितना, 10 लाख देता है। बस इतनी चीजें आप ध्यान रखिए। अच्छा हाँ, किसके अंडर में है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, है ना, ये ध्यान में रहना चाहिए आपको। अगला है नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं, उनको यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि डेली, अगर किसी दिन, जिस दिन सर्वे हो रहा उस दिन उनको वो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनको डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। वहीं पे वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि पिछले एक हफ्ते में उन्हें केवल एक दिन का काम मिला है या फिर वो भी नहीं मिला, तो उनको वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। होपफुली तीनों आपको क्लियर हो गए। करेक्ट जवाब इसका क्या है, यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो कि सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन ऑफ द ईयर के लिए अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जो लोवेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इन ऑल्सो रिफर्ड एज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसको क्या बोलते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट या यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। तीनों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। करंट डेली और वीकली का दोनों का मैंने बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके सामने बोला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉलिंग शार्पली इन द रिसेंट ईयर फॉर फीमेल इन इंडिया। बिल्कुल सही है। डिक्लाइन इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ड्यू टू इम्प्रूव फैमिली इनकम और इंक्रीज इन द एजुकेशन। ये भी बिल्कुल ठीक है ना, तो आप करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला ट्रू है, क्यों, क्योंकि एनएसएसओ लेटेस्ट जॉब सर्वे ये रिवील करता है कि डिक्लाइन हुआ है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, फीमेल्स के लिए फ्रॉम बिटवीन 2011-12 से 2017-18 के बीच में। इस पीरियड में LFPR जो है क्या, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और फीमेल ड्रॉप हुआ 8% से, है ना, 8% पॉइंट टू 23.3%, जबकि पहले while the LFPR for males experience a 4% point dip to 75.8%. इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि इम्प्रूव फैमिली इनकम हो रहा और इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन हो रहा। एज फैमिली इनकम इम्प्रूव और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एक्सपेंड, मोर फीमेल में प्रायोरिटाइज एजुकेशन और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड ओवर ज्वाइनिंग द वर्कफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात कर लेते हैं। मेजर करता है परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, 15 साल या उससे ओल्डर, एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट या फिर ऑलरेडी जो एम्प्लॉयड है। ठीक है, और एक कुछ फैक्ट्स दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो कि मेल स्टूडेंट 67.4% इनका है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट,
कब का? एज ऑफ दिसंबर 2021 का। जबकि फीमेल के लिए यही चीज कितना है? 8.8% है, जो कि बहुत कम है, जो कि बहुत ही बुरी बात है हमारी कंट्री के लिए। इंडिया में LFPR जो है डिक्लाइन कर रहा ओवर द पास्ट डिकेड, श्रिंकिंग फ्रॉम 47% था 2016 में, और जो 40% रह गया दिसंबर 2021। दिस डिक्लाइन raised concern about job demand or its potential impact on the country's economic growth और workforce dynamics। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है डिराइव किया गया फ्रॉम LFPR एंड इंडिकेट करता है प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल विद इन द लेबर फोर्स, मतलब जो लोग अवेलेबल है, मतलब जो लोग काम सीख कर रहे हैं बट फिर भी उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। Next question. Which of the following direct benefit transfer has been recognized by the Guinness Book of World Record as the world's largest direct benefit scheme? तो करेक्ट जवाब है पहल, जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है कि डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करती है लोगों के खाते में फॉर एलपीजी के लिए, है ना। Acknowledged by Guinness Book of World Record, largest cash transfer program in terms of number of household। स्कीम जो है ऑन दी अचीवमेंट ऑन दी जून 30, 2015, जब इसने क्रॉस किया इतना करोड़ 12.57 करोड़ हाउस होल्ड को इन्होंने डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड किया। स्कीम लॉन्च किया गया था नवंबर 2014 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो प्रोवाइड करता है सब्सिडी ऑन एलपीजी सिलेंडर डायरेक्टली टू कंज्यूमर बैंक अकाउंट। बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या पहली स्कीम क्या है, कब लॉन्च हुई थी और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और ये डेटा अगर याद हो जाए तो मेंस एग्जाम में बेहतर ढंग से आप इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, और बाकी बात कर लेते हैं डीबीटी का, जो यहाँ पे हमारे इंडिया में है, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये स्कीम क्या करता है, यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करता है बैंकिंग सर्विसेज को, जैसे कि सेविंग अकाउंट, डेबिट कार्ड, इंश्योरेंस, मतलब एक तरीके से जन धन अकाउंट का मतलब क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे लोगों के खाते खोले, ठीक है, बैंक अकाउंट में, कि सच दैट वो बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड हो जाए। इट ऑल्सो इनेबल देम टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ अदर डीबीटी स्कीम थ्रू देयर बैंक अकाउंट। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 पर ईयर 2-2 हर 4 महीने में मिलता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है ना, और ये डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है 2,000 एवरी 4 मंथ। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं इसको वुमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड डिपेंडेंट ऑन फायरवुड, कोल या फिर डन केक फॉर कुकिंग, है ना, खाना बनाने के लिए पहले ये सारी चीजें इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनको क्या एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर द स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना, और इसमें क्या करते हैं रूरल और इवन अर्बन, है ना, पुअर को एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं। अगला है आपके सामने क्वेश्चन, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंक्लूड क्या करता है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड तीनों को इंक्लूड करता है। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑल 3। ठीक है, जेनरिक चीज है, कई बार आपने देखा होगा तो इसलिए आगे बढ़ते, लेकिन उसमें और पैरामीटर क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे हेल्थ में है चाइल्ड मोर्टेलिटी, स्टंटिंग और वेस्टिंग, और वहीं पर एजुकेशन में क्या क्या है, स्कूल इन्वायरमेंट और लिटरेसी, और तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड में है एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन और क्लीन वाटर। अगला है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दोनों को रिलेटेड है, एक में अगर कोई स्टेट बेहतर होगा तो दूसरे में ऑटोमेटिकली होगा। केरला जो है बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, वो दोनों में टॉप पे है ना। अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ द SDG टारगेट आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन और हेल्थ, बिल्कुल सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी ए, है ना। जनरिक चीजें पता है आपको, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। और एक वैसे भी क्वेश्चन ऑलरेडी हमने इन्वायरमेंट वाले में किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व क्या मापता है, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम मेजर करता है। ठीक है, एक कर्व आप देख सकते हो, ये है परफेक्ट इनइक्वलिटी, यहाँ पे दिखाता है, और इसको गिनी कोएफिशिएंट बोलते हैं, किसको, इस पर्टिकुलर बीच वाले एरिया को, है ना। वही सारी चीजें बताया है यहाँ पे कि स्ट्रेट डायगोनल लाइन जो है सिंबलाइज करता है आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और या फिर वेल्थ, जहाँ पे एवरीवन हैज एन इक्वल शेयर। एक्चुअल लॉरेंस कर्व जो है पोजीशन बिलो दिस स्ट्रेट लाइन रिफ्लेक्टिंग द एस्टिमेटेड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। गिनी कोएफिशिएंट क्या है मैंने बता ही दिया, है ना, मेजर करता है लेवल ऑफ इनकम या फिर वेल्थ इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज इज बेस्ड ऑन। तो ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, तो करेक्ट जवाब है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पे बेस्ड है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है।
कि द लेट मार्शल मैकलुहान, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, मीडिया एंड कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट ने कॉइन किया था ये टर्म को, ग्लोबल विलेज का, 1964 में। उन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी बुक वार एंड पीस इन द ग्लोबल विलेज की ड्यू टू इम्पेडिंग ग्रोथ और यूज इन टेक्नोलॉजी, कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड आर डिक्रीजिंग एज वेल एज एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड भी कर रहा है ड्यू टू कनेक्टिविटी और डिक्रीज भी कर रहा है ना, क्योंकि लोग बाकी जगहों का कल्चर अपना रहे हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, कौन फिक्स करता है, सबको पता है प्लानिंग कमीशन अभी नीति आयोग करता है ना। तो नीति आयोग करता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, जो करवाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है ना, इसके बेसिस पे डिसाइड करता है नीति आयोग। कौन मेथड यूज किया जाता है पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, अभी ऑलरेडी हमने देख लिया। कौन मेथड है, इनकम या फिर कंजम्पशन लेवल इन हाउस होल्ड फॉलिंग बिलो अ स्पेसिफिक मिनिमम लेवल को क्या बोल दिया जाता है, बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट है which of the following committee was set up in India for identification of BPL family in urban area, अर्बन एरिया में BPL फैमिली, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी कमेटी सेट की गई थी। सही जवाब है हासिल कमेटी। कब की गई थी ये ध्यान में रखना है, 2012 में, है ना, नहीं 2012 में सेटअप की गई थी और 2012 में इन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया और इन्होंने 3 स्टेज बताए आइडेंटिफाई करने के कि बीपीएल को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे अर्बन एरिया में। पहले उन्होंने बोला ऑटोमेटिकली एक्सक्लूजन प्रोसेस, इस प्रोसेस में उन्होंने बोला कि वो फैमिली को एक्सक्लूड कर दो जिनके पास सर्टेन एसेट मतलब जमीन जायदाद है ना और इनकम लेवल है। दूसरा स्टेज में उन्होंने कहा ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लो उनको जिस फैमिली के पास सर्टेन वल्नरेबिलिटी है। और थर्ड स्टेज में उन्होंने कहा स्कोरिंग इंडेक्स प्रोसेस अपनाओ जिसमें स्कोर करो फैमिली को बेस्ड ऑन देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और अदर फैक्टर्स पे। लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे लेक्चर का कि एबीसी है ना, एबीसी का अचीवमेंट फॉर बेबीज ऐसा समथिंग कुछ करके मैं भी बोल रहा, देख लेंगे अभी। इंडेक्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो करेक्ट जवाब है हेल्थ से रिलेटेड ये है। एबीसी का फुल फॉर्म है अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स, ये हेल्थ से रिलेटेड है। इंडेक्स मेजर करता है 4 बेसिक एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड वेलबींग और उस चारों के चारों क्या है, एक तो है सर्वाइवल, कितने परसेंटेज ऑफ बच्चे जो है सर्वाइव कर रहे हैं एट द एज ऑफ 5, और इम्यूनाइजेशन की कितने बच्चे फुली इम्यूनाइज्ड हो गए, न्यूट्रिशन की कितने बच्चे, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन हु आर नॉट अंडर वेट और स्कूलिंग, द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन हु अटेंड स्कूल रेगुलरली। तो इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन थे, होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतर ढंग से क्लियर होंगे। तो आज के लिए कोट है कि The mark of a great man is one who knows when to set aside the important thing in order to accomplish the vital ones. तो देखो बहुत बार आपको आएगा लाइफ में डिसीजन लेने को कि इस चीज को करो उस चीज को छोड़ो, है ना, तो उसमें आपको पता है कि इंपॉर्टेंट चीज को कभी कभार है ना साइड में रख के वाइटल जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके सर्वाइवल के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके सेल्फ स्टीम के लिए, आप उस पर पूरा फोकस करते हैं, राइट। तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हमें त्यागना पड़ता है वाइटल चीजों को अचीव करने के लिए। तो होपफुली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अभी आपकी लाइफ में वो वाइटल वंस कौन से, और उस पर आप बेहतर ढंग से काम करोगे। तो आइडेंटिफाई करके काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।